दो दुनिया का वारिस अनकही कथा भाग 1 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 14 जैसन बनाम कोलार्क। रात के घनघोर अंधेरे ने मेजोल के उस शहर को अपने आगोश में ले लिया था। धर्मा कहानी सुनने में इतना ज्यादा मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कब एक पूरा दिन निकल गया था। वो अभी आगे की कहानी जानने का इच्छुक था जब प्रोफेसर बोरो ने कहानी के इस क्रम को तोड़ा। हमें तुरंत यहां से भागना पड़ेगा। प्रोफेसर बोरो की कर्कश ध्वनि मानसिक संदेश के द्वारा लेडी तारा और धर्मा को प्राप्त हुई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि प्रोफेसर बोरो कब उस कमरे में आ चुके थे और कब उनके पीछे पीछे जोरो भी आ चुका था। लेडी तारा ने प्रोफेसर बोरो को इतना घबराए हुए कभी नहीं देखा था। क्या हुआ प्रोफेसर बोरो? लेडी तारा बोली। लॉरा को होश आ गया है और उसने बताया है कि उस क्रू डायस और नोकोविद को मालूम पड़ गया है कि हम मेजोल में छुपे हैं। डायस और नोकोविद ने अजय सेना को भेजा है। बोरो ने बेतहाशा जल्दी से अपना वाक्य पूरा किया। मानसिक संदेशों से वार्ता करने का सबसे अच्छा अनुभव यही था कि कोई कितनी भी जल्दी अपना संदेश दे दे, आपका मस्तिष्क उसे अपने हिसाब से ही ग्रहण करता था। ये तो बहुत बुरा हुआ। यानी यदि अजय सेना मेजोल में आ जाएगी तो हमें पकड़ लेगी या हो सकता है मार डाले। लेडी तारा ने घबराते हुए कहा। लॉरा को कैसे पता? धर्मा बोला। वो थोड़ा संशय था। लॉरा भी अब उस रूम में आ गई थी। वो सबसे आखिर में उस कमरे में आई थी और धर्मा को थोड़ा अजीब लगा कि लॉरा इतनी देर बाद क्यों आई, जबकि उसे भी प्रोफेसर बोरो और जोरो के साथ ही आ जाना चाहिए था। धर्मा को इन लोगों पर कुछ संशय हो रहा था। मालिक, लॉरा ने खुद ने सुना था। वो वहीं पर थी जॉली के साथ जब डायस का इरिट्रिया से संदेश आया था। क्या आपके पास जनक 290 के अलावा भी कोई और स्पेसशिप है? धर्मा ने कुछ देर सोचने के बाद बोला। तुम क्या सोच रहे हो धर्मा? बोरो ने धर्मा से प्रश्न किया। मेरे ख्याल से आप जनक 290 को इरिट्रिया की तरफ भेज दो, धर्मा ने तपाक से जवाब दिया। उसके इस जवाब ने प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा, जोरो और लॉरा सभी को असमंजस में डाल दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा था। ये क्या बकवास है? प्रोफेसर बोरो ने गुस्से में बोला। और हम किसी और स्पेसशिप में कहीं और चले जाते हैं। धर्मा ने शांत रहते हुए अपनी बात पूरी की। ये क्या पागलपन है? प्रोफेसर बोरो चिल्लाया। जनक 290 हमारा सबसे विकसित स्पेसशिप है जो प्रकाश गति से 7000 गुना तेज चलता है। इसके अलावा बाकी हमारी शिप मात्र प्रकाश गति से 100 गुना तेज उड़ सकते हैं। अजय सेना के स्पेसशिप जो जनक 290 जितना तेज उड़ते हैं, हमें आसानी से पकड़ लेंगे। सोचिए, यदि आप अजय सेना के कमांडर होते तो आप क्या सोचते? धर्मा ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया। उनको पता है लॉरा हमारे पास है। उस दूसरे जासूस ने अब तक तो ये डायस को बता ही दिया होगा। धर्मा, तुम क्या कहना चाहते हो? लेडी तारा बोली। उसको समझ आ गया था कि धर्मा ने कुछ प्लानिंग कर ली थी। धर्मा के साथ कुछ समय बिताने पर ही लेडी तारा उसकी फैन हो चुकी थी। उसे विश्वास था कि धर्मा मुश्किल परिस्थिति को भी आसानी से पार करने की कला जानता था। धर्मा ने सबको मानसिक संदेश भेजा और बोला, आप लोग सोचो, जब उनको पता है लॉरा हमारे पास है और सुरक्षित है, तो लॉरा ने हमें बता दिया होगा कि अजय सेना मेजोल पर आने वाली है। उनको नहीं पता कि लॉरा को होश में आने में इतना समय लगा होगा। उनको नहीं पता जॉली ने लॉरा को कितना टॉर्चर किया था। धर्मा ने लॉरा की ओर देखा और वो भी बाकी लोगों की ही तरह कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धर्मा क्या चाहता है। उनके पास जनक 290 है और उसने इनको बता दिया है कि अजय सेना आने वाली है। फिर भी धर्मा 290 को छोड़कर
किसी दूसरी स्पेसशिप में कहीं जाने की बात कह रहा था। धर्मा या तो बहुत ही ज्यादा कुटिल है या अत्यधिक मूर्ख। उससे क्या साबित हुआ? बोरो चिल्लाया। उसे धर्मा का ये पहली बुझाने वाला स्वांग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सिर्फ ये कि अजय सेना के कमांडर को क्या लगेगा, क्या होना चाहिए प्रोफेसर बोरो का कदम। धर्मा ने प्रोफेसर बोरो से प्रश्न किया। बोरो सोच में पड़ गया। तुम ही बताओ सन ऑफ गॉड, बोरो ने मंदी स्वर में बोला। अजय सेना के कमांडर को पता चल गया होगा कि लॉरा ने प्रोफेसर बोरो को बता दिया है कि अजय सेना मेजोल पर आने के लिए इरिट्रिया से निकल चुकी है। अजय सेना को मेजोल आने में जितना समय लगेगा उतना ही समय है प्रोफेसर बोरो के पास। धर्मा ने फिर से अपनी बात को दोहराया। तो इससे क्या साबित हुआ? प्रोफेसर बोरो ने झिल्लाकर बोला। ये ही कि प्रोफेसर बोरो का स्वाभाविक कदम होगा कि जनक 290 से कहीं और भाग जाए और जनक 290 को वो लोग ट्रेस कर सकते हैं। जोरो बोला। वो इतनी देर चुप रहकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार सन ऑफ गॉड क्या प्लान कर रहे थे। अजय सेना को यदि जनक 290 की ट्रेल मिल गई होगी, जो कि काफी संभव है, मिल गई होगी, क्योंकि यही एकमात्र स्पेसशिप है जो पैरेलल यूनिवर्स से आया है, तो वो जनक 290 का पीछा करेंगे। धर्मा बोला। यदि अब जनक 290 इरिट्रिया जा रहा होगा, तो अजय सेना का कमांडर सोचेगा कि बोरो और उसके साथी भी इरिट्रिया जा रहे हैं। प्रोफेसर बोरो उत्साहित होकर बोले, वो जनक 290 का पीछा करके उसको पकड़ लेंगे, परंतु उसमें हम नहीं होंगे। हम किसी और स्पेसशिप में, जिसकी कल्पना भी अजय सेना ने नहीं की होगी, उसमें होंगे और कुछ दिनों बाद वापस मेजोल में आ जाएंगे। उस जासूस को भी खत्म कर देंगे। जोरो ने खुशी खुशी बोला। हाँ, या फिर हम मेजोल छोड़ेंगे ही नहीं, हम यहीं रहेंगे और जोर और इरिट्रिया की युद्ध की कहानी सुनेंगे। धर्मा ने बोला और आराम से एक सोफे पर जाकर बैठ गया। प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा, लॉरा, जोरो सभी भौचक्के के रह गए। जो समस्या उन लोगों को इतनी बड़ी लग रही थी, उसे धर्मा ने आसानी से सुलझा दिया था। उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि धर्मा इतनी आसानी से किसी भी समस्या का समाधान कैसे निकाल लेता है। क्या वो वास्तव में सन ऑफ गॉड है? अब तो बोरो को भी यकीन हो रहा था। आप आगे सुनाइए, कोलार्क और जैसन ने इरिट्रिया पर क्या क्या किया? धर्मा ने लेडी तारा की ओर देखकर कहा। कुछ ही दिनों में गिरी पर्वत पर फैक्ट्री की आउटलाइन बन गई थी। अजय सेना के सभी 100 के 100 सैनिक अब उस फैक्ट्री के आसपास अपना किला बना चुके थे। वो सब अब उस फैक्ट्री और उसके पास किलेनुमा भवन में ही रहते थे। अजय सैनिक बीच बीच में जाकर हेयस के अलग अलग शहरों को तबाह करते रहते थे, परंतु काफी हद तक अब सबका लक्ष्य फैक्ट्री और स्पेसशिप के निर्माण पर ही था। हेयस पर अजय सेना के अनियमित और अकस्मात हमले, हालांकि हेयस के लोगों और सेना में डर बिठाने के लिए काफी थे, इसलिए महाराजा समुद्र तल स्थित लेनोगो शहर में शरण लिए हुए थे और वहीं से ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने अपना एक ऑफिस वहीं बना लिया था। परम गुरु के वो अच्छे दोस्त थे। महाराजा इस समय परम गुरु के दफ्तर में आए हुए थे और परम गुरु उसके मुख्य शिष्यों, लेनोगो शहर के प्रशासनिक अधिकारियों और समुद्री सेना के मुखियाओं के साथ बैठा हुआ था। महाराजा ने वो सूट पहन रखा था जिससे समुद्र तल पर वो आराम से रह सकते थे। उन्होंने परम गुरु को बोला, उन एलियंस ने गिरि पर्वत पर फैक्ट्री बना ली है। मेरी सर्विलेंस टीम ने बताया है कि उनके सभी सैनिक अब वहीं हैं और वो महाघमंडी राक्षस रूपी जैसन भी वहीं है। महाराजा के स्वर में उग्रता और रोष था। हाँ महाराजा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो एलियन और उसके दुष्ट सैनिक सब एक ही जगह एकत्रित हो गए। परम गुरु ने अपनी बुलंद आवाज में बोला, आप अपने लोगों को बोलिए
कि एनीलेटर का इस्तेमाल कर उस एलियन को नष्ट कर दे। महाराजा ने परम गुरु से प्रार्थना की। बिल्कुल महाराजा, मैं अपने लोगों को बोलता हूँ एनीलेटर को तैयार करने के लिए, परम गुरु ने कहा। परंतु परम गुरु, हमने एनीलेटर को निर्वापित किया हुआ है, समुद्री सेना के सेनाध्यक्ष बोला, जो एनीलेटर का संचालक भी था और परम गुरु का परम शिष्य भी था। निर्वापित? महाराजा को कुछ समझ नहीं आया इस शब्द का क्या मतलब है। महाराजा, एनीलेटर को हम निर्वापित मतलब बुझा कर ही रखते हैं और केवल आपातकाल में ही प्रज्वलित करते हैं, और ऐसे प्रज्वलन में तकरीबन 8 से 10 दिन लग जाते हैं, परम गुरु ने महाराजा को समझाया। परंतु आपने तो कहा था कि यदि एलियन आए तो आप एनीलेटर का प्रयोग करेंगे। हाँ महाराजा, परम गुरु ने सांत्वना भरे शब्दों में बोला, और मैंने एनीलेटर को प्रज्वलित करने का आदेश देने का मन बना भी लिया था, परंतु तभी मैं एडमिरल से मिला और मैं समझ गया परम गुरु। एडमिरल से मिलने के बाद किसी के मन में भी ये ख्याल नहीं आया था कि उसे युद्ध भी करना पड़ेगा, परंतु उस क्रूर, बददिमाग और शैतान की संतति जैसन ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी कि उनके पास उसके साथ एडमिरल को भी न्यूक्लियर बम से उड़ाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। मैं फिर ज्योति को बोलता हूँ कि न्यूक्लियर हमला किया जाए, महाराजा ने कुछ देर सोचने के बाद बोला। हाँ, और मैं भी अपने लोगों को एनीलेटर को प्रज्वलित करने के लिए बोल देता हूँ, परम गुरु ने अपने सेनाध्यक्ष की ओर देखते हुए कहा। महाराजा ने ज्योति को वीडियो कॉल लगाया और जल्द ही ज्योति कॉल पर आ गई। वो किसी बंकर में छुपी हुई थी। अजय सेना का कहर इतना ज्यादा था कि ज्योति के सारे प्रमुख सैनिक यहाँ वहां अपनी जान बचाने को मजबूर थे। ज्योति ने महाराजा और परम गुरु को सैल्यूट किया। महाराजा ने ज्योति के सैल्यूट का जवाब दिया और कहा, ज्योति, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हैं? महाराजा, हमें बहुत मुश्किल हो रही है, ज्योति ने बहुत ही उदासी भरे स्वर में कहा। क्यों? एलियन सैनिक घूम घूम कर और उड़ उड़कर अलग अलग शहरों में घातक हमले कर रहे हैं। उन लोगों के कारण मेरी पूरी सेना तीतर बीतर हो रखी है। तो तो इससे न्यूक्लियर वेपन का क्या कनेक्शन? महाराजा ने सक पकाते हुए पूछा। हमें हमारे न्यूक्लियर वेपन को इंस्टॉल करके चलाने के लिए एक शांत जगह चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, इसलिए उसके हर पार्ट्स अलग अलग जगह पर है, ज्योति बोली। उसके स्वर में अजीब सा डर और बेचैनी थी। तो तुम ये कह रही हो कि एलियन सैनिक हमले करते रहेंगे और हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे? महाराजा ने गुस्से से बोला। सर, दिक्कत ये है कि एलियन सैनिक हमारी सेना के लोगों को स्कैन कर लेते हैं और हम पर हमला कर देते हैं। जब तक हम कहीं किसी बंकर या गुफा आदि में छुपे हों तो उनसे बचे हुए हैं, परंतु जैसे ही हम बाहर निकलते हैं उनका शिकार बन जाते हैं। ऐसे तो हम कभी भी उन्हें नहीं हरा पाएंगे। महाराजा को अफसोस और गुस्सा दोनों था। परम गुरु और उसके साथी सारी बातें सुन रहे थे। उनको समझ आ गया था कि जमीनी लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो कमजोर थे और न्यूक्लियर वेपन्स की बड़ी बड़ी बातें करने वाले पूरी तरह से समुद्री जीवों पर रक्षा के लिए आश्रित थे। हम मदद करते हैं, परम गुरु बुलंद आवाज में बोले। हालांकि उनके चेहरे पर जमीनी लोगों की मदद करने का घमंड साफ झलक रहा था। महाराजा को ऐसे इक्यान लोगों की मदद लेना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु महाराजा बहुत ही शातिर खिलाड़ी था। अपने मतलब के लिए वो किसी को भी बाप बना सकता था, और परम गुरु से तो उम्मीद थी ही कि वो उसे बचा लेंगे। महाराजा का अपना स्वाभिमान बिल्कुल ही लुट चुका था। धन्यवाद परम गुरु, महाराजा ने मिमियाते हुए बोला। कोई बात नहीं महाराजा, हमें पता है तुम जमीनी लोग कभी भी इतने ताकतवर नहीं थे कि किसी ऐसे खतरनाक मुसीबत का सामना कर सकते। महाराजा कुछ नहीं बोले। ज्योति को भी परम गुरु का ये घमंड पसंद नहीं आ रहा था, परंतु वो भी चुप थी। जब हेस का सबसे ताकतवर सत्रप ही परम गुरु की गोद में शरण लेकर बैठा था,
तो और क्या ही किया जा सकता था। परम गुरु, आप कैसे मदद करेंगे? एनिलेटर का इस्तेमाल करके? ज्योति ने आशापूर्ण स्वर में बोला। नहीं ज्योति, अभी एनिलेटर का प्रयोग में कम से कम 10 दिन का समय है। 10 दिन में तो वो एलियन हम सबका नाश कर देगा। महाराजा, रोज हमारा एक शहर खंडर हो रहा है, ज्योति ने प्रार्थना करते हुए कहा। वो अत्यधिक चिंतित और अश्मीभूत थी। हम समुद्र से अनेकों हमले उस फैक्ट्री पर करते हैं, इससे उसका ध्यान तुम पर से हटकर हम पर आ जाएगा। और मैं उस एलियन के कमांडर को चुनौती भी देता हूं। उसने कहा था वो मुझ जैसी मछली को फ्राई करके खा सकता है। परम गुरु ने अपनी बुलंद आवाज में एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। ज्योति और महाराजा को थोड़ी राहत मिली। एक बार वो अपने न्यूक्लियर वेपन को सच कर ले, फिर वो उस घमंडी शैतान से हेयस की तबाही का बदला लेंगे। हालांकि परम गुरु को नहीं पता था कि वो कितना बड़ा खतरा उठाने जा रहा था। अब तक कोई भी हमला समुद्र के अंदर नहीं हुआ था। परम गुरु को नहीं पता था वो किस महाशक्ति से टकराने जा रहा है। महाराजा खुद डर के मारे समुद्र में छिपा हुआ था। परम गुरु अपने बड़बोलेपन और दिखावे की बहुत ही बड़ी कीमत देने वाला था। परम गुरु का आदेश हुआ और एक तरफ एनिहिलेटर को प्रज्वलित किया गया और दूसरी तरफ समुद्र से अनेकों हमले गिरी पर्वत पर बनी जैसन की फैक्ट्री और किले पर हुए। एनिहिलेटर को पूर्ण रूप से प्रज्वलित होने में काफी समय था और उसका प्रयोग तो और भी बात की बात थी। इधर समुद्री कियान सेना की बेजान हमले फैक्ट्री का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाए। परम गुरु की चुनौती भी मीडिया वाले भर भर के दिखा रहे थे। जहां परम गुरु बोल रहे थे कि यदि एलियन में दम है तो वो लेनोगो पर हमला करे, वहां भी ब्लैक स्टोन का भंडार है। जल्द ही जैसन तक खबर पहुंच गई कि समुद्री कियान सेना फैक्ट्री पर हमले कर रही है। जैसन की अजय सेना ने हेयस को तो बहुत नुकसान पहुंचा दिया था, परंतु समुद्र तल अभी जैसन की महाशक्ति से अनजान था। उसने जैसन का गुस्सा और कहर नहीं देखा था। जैसन एडमिरल के साथ बैठा था और आर्टिफिशियल स्क्रीनलेस डिस्प्ले पर लोकल मीडिया की खबरें देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वो मूर्ख मछली, जिसे लोग परम गुरु कहते हैं, उसे चुनौती दे रहा था। जैसन का मनोवैज्ञानिक संतुलन पहले से ही बिगड़ा हुआ था और वो एक अति क्रूर और तुनक मिजाज व्यक्ति बन गया था। एडमिरल, 50 अजय सैनिकों को लेनोगो भेजो और परम गुरु को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, जैसन चिल्लाया। उसने वो स्क्रीनलेस डिस्प्ले बंद कर दिया था। जैसन, हमारी फैक्ट्री जोर शोर से बन रही है। जमीन पर हम लगातार हमले कर रहे हैं ताकि ये लोग हम पर कोई भी हमला न कर सके। यदि हमने समुद्र में हमला किया तो जमीनी वालों को मौका मिल जाएगा हम पर न्यूक्लियर हमला करने का, एडमिरल बोली। वो समझ चुकी थी कि क्यों परम गुरु अब ऐसी चुनौती दे रहा था और क्यों अब समुद्र तल से हमले गिरी पर्वत पर हो रहे थे। एडमिरल, तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई हो? जैसन चीखा। हमारी डिफेंस शील्ड ऑन है और साथ ही कोई भी हमला हमारे ऑटो सकर को भेद नहीं सकता। तुम मुझे वो बिगडैल मछली ला कर दो, बस। जैसन बहुत ही ज्यादा आक्रामक और गुस्सैल हो गया था। उसको एडमिरल की तर्क संगत बातें भी समझ नहीं आ रही थी, परंतु एडमिरल को पता था कि जैसन ने जो एक बार सोच लिया वो सोच लिया। एडमिरल ने सर हिलाया और वहां से उठकर चली गई। एडमिरल ने अपनी अजय सेना को आदेश दे दिया था। जमीन पर हमले बंद हो गए क्योंकि हेयस का अधिकतर भाग अब धूल और अंगार का गुबार बन गया था। इसलिए एडमिरल ने उन अजय सैनिकों को समुद्र तल पर हमले का आदेश दे दिया था। 25-25 अजय सैनिकों की 2 टुकड़ी समुद्र तल की तरफ रवाना हो गई थी। बाकी 50 सैनिक फैक्ट्री की रक्षा में लगे थे। 25-25 सैनिकों की ये 2 टुकड़ियां जल्द ही समुद्र तल स्थित लेनोगो शहर पर पहुंच गई थी। जैसे ही वो लेनोगो शहर की बाह्य सीमा में घुसे, उन पर अनेकों घातक हमलों से आक्रमण हुआ। इकियान सेना को लगा था कि पानी के इतना अंदर ये अजय सैनिक बेकार होंगे और युद्ध नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कभी भी किसी जमीनी सेना को समुद्र तल पर हमला करते नहीं देखा था, परंतु ये जौर की अजय सेना थी।
एक ऐसी सेना जो कभी भी कहीं भी युद्ध कर सकती थी, और जो सेना क्रूर अंतरिक्ष में युद्ध कर सकती हो, उसके लिए समुद्र तल क्या ही मुश्किल पैदा करेगा। वो घातक हमले अजय सैनिकों के फोर्स फील्ड को भेद नहीं पाए। अजय सैनिकों के घातक लेजर और मिसाइल्स ने उन हमलावरों को कुछ मिनटों में ही समाप्त कर दिया। डीप सी टैंक्स, जो समुद्री सेना के सबसे घातक हथियार थे, ऐसे पिघल रहे थे मानो गर्म छुरी मक्खन को काट रही हो। लेनियो का पहली डिफेंस लाइन को अजय सेना ने कुछ ही मिनट में लांग लिया था। लेनियो के सेनाध्यक्ष ने अब अपनी तकरीबन पूरी फौज उन सैनिकों को मारने के लिए भेज दी थी। 10,000 से भी ज्यादा इक्यान सैनिक अपने अंडर वाटर वॉर स्कूटर पर बैठे थे, और बहुत सी घातक मिसाइल से लेस अल्टीमेट बैटल मोबिल वहां आ गए। इक्यान सैनिकों ने परम घातक मिसाइल तथा अनेकों गोलियों से अजय सेना का स्वागत किया, परंतु ये सब उनकी फोर्स फील्ड के आगे बेकार था। अजय सैनिकों की लेजर ब्लास्ट ने कुछ मिनट में ही इन अल्टीमेट बैटल मोबिल को ढेर कर दिया, और कई हजार इक्यान सैनिकों को चुन चुन कर उनके हृदय के आर पार लेजर फायर कर दिया। अजय सैनिकों के स्कैन और प्रिसीशन फायर इतने सटीक थे कि हजारों लेजर फायर होते और कोई भी लेजर फायर खाली नहीं जाता था। इक्यान सैनिकों ने ऐसा कभी कुछ भी नहीं देखा था, जहां उनके वार दुश्मन के फोर्स फील्ड को पार ही नहीं कर पा रहे थे, और दुश्मन का एक एक लेजर ब्लास्ट उनके कवच को भेदता हुआ उन्हें मौत की नींद सुला रहा था। लेनिगो शहर की महान इक्यान सेना की दूसरी डिफेंस लाइन भी बहुत ही आसानी से पार हो गई थी। बहुत से सैनिक अब वहां उनका आखिरी हथियार लेकर आए, द ग्रेट कैनन, एक ऐसी तोप जो पृथ्वी के न्यूक्लियर बम के समान ही मिसाइल छोड़ती थी। अजय सैनिकों के स्कैनर ने बता दिया था कि इस तोप से जो फायर होगा वो उनकी फोर्स फील्ड को शायद भेद सकता था। फायर हुआ, और वो 50 अजय सैनिक आवाज की गति से भी अधिक गति से महान समुद्र में चारों ओर फैल गए, और उस तोप का फायर अंततः समुद्र के तल पर दूर जाकर गिरा, और वहां बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच गया। इससे पहले दी ग्रेट कैनन फिर से चल पाती, एक मिनी न्यूक्लियर बुलेट ने उसको निस्तनाबूद कर दिया। लेनिगो की महान सेना की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अजय सैनिकों ने बिना वक्त जाया किए वहां जितने भी ज्ञान सैनिक थे उनको एक एक कर टारगेट किया, और सबकी यही लीला समाप्त कर दी। आधे घंटे से भी कम समय में लेनिगो शहर की सुरक्षा कवच को अजय सेना ने भेद लिया था। अब बारी थी इस सुंदर शहर को कब्रिस्तान बनाने की, और अजय सेना ने वो काम बखूबी प्रारंभ कर दिया था। ब्लैक स्टोन का भंडार लेनिगो शहर से कुछ मील दूर था, और कुछ अजय सैनिकों ने उस स्थान को अपने कब्जे में ले लिया, और बाकी सैनिक लेनिगो को शमशान बनाने में लग गए। उनके मिनी न्यूक्लियर बुलेट्स और बहुत घातक मिसाइल प्रलंकारी तबाही मचा रहे थे। कुछ ही समय में मानो लेनिगो पर आग बरसने लगी। समुद्र के तल पर आग की बारिश भी हो सकती है, ये उन मछलियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जौर ने बहुत तरक्की कर ली थी, वो कहीं भी तबाही मचा सकते थे। परम गुरु ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब तक केवल हेयस के लोग ही अजय सेना का कहर झेल रहे थे। अभी तक समुद्र तल पर जनजीवन सामान्य था, परंतु अब नहीं। लेनिगो पर चारों तरफ तबाही का मंजर था। ब्लैकस्टोन की खदान पर अजय सेना ने कब्जा कर लिया था। लेनिगो के लोग त्राही त्राही कर रहे थे। परम गुरु अपने कार्यालय में महाराजा और सेनाध्यक्ष के साथ बैठे थे। परम गुरु को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। वो बुरी तरह से कांप रहा था। उसके सामने उसका शहर बुरी तरह से जल रहा था। परम गुरु ने सेनाध्यक्ष को देखा और बोला, एनिहिलेटर ही अब आखिरी उम्मीद है। सेनाध्यक्ष ने कहा, सर, उसे प्रज्वलित कर दिया गया है, परंतु मुझे नहीं लगता कि हमें उसके इस्तेमाल का मौका मिलेगा। सेनाध्यक्ष ने अपने सामने लगी बड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा किया, और परम गुरु को दिखाया कि 2 अजय सैनिक उनकी तरफ आ रहे थे। अजय सैनिकों के स्कैनर ने पता लगा लिया था कि परम गुरु कहाँ छिपा था, और उसे पकड़ने के लिए वो उसके कार्यालय आ चुके थे। हालांकि वो कार्यालय अति सुरक्षित था, परंतु अजय सेना के लिए नहीं। वो उन मूर्ख मछलियों की कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली थे।
परम गुरु, महाराजा और सेनाध्यक्ष किसी को भी भागने का मौका नहीं मिला। सभी लोगों के देखते ही देखते एक अजय सैनिक उनके सामने मौत का दूत बनकर खड़ा था। उस सैनिक ने एक फायर किया और सेनाध्यक्ष वही मौत के घाट उतर गया। परम गुरु और महाराजा डर के मारे बुरी तरह से कांप रहे थे। वो उस अजय सैनिक से माफी मांग रहे थे, परंतु वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसने एक लेजर फायर किया। महाराजा और परम गुरु को लगा उनका अंतिम समय आ गया है, परंतु वो लेजर फायर अलग था। उस फायर ने उन दोनों को एक लेजर फंदे में बांध दिया था। दोनों को समझ आ गया था कि ये सैनिक उन्हें जैसन के सामने प्रस्तुत करेगा। उन दोनों को नहीं पता था कि ये सैनिक एडमिरल को लाइव फीड दे रहा था और एडमिरल के इशारे पर ही कार्य कर रहा था। एडमिरल ने ही महाराजा और परम गुरु को पकड़ लाने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं। अजय सेना के 5 सैनिक उस ब्लैक स्टोन की खदान के पास रुक गए और बाकी 4 लेनेगो और अन्य समुद्र तल के शहरों पर कहर बरपा रहे थे। एक सैनिक परम गुरु और महाराजा को पकड़कर जैसन के पास ले जा रहा था। बाकी सभी सैनिकों को एडमिरल ने वापस फैक्ट्री आ जाने का आदेश दे दिया था। परम गुरु को लग गया था कि वो एलियन अब नाश्ते में उसे ही खाएगा। उसने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी थी। उसने अपने बड़बोलेपन के कारण न सिर्फ अपनी जिंदगी अपितु पूर्ण समुद्र नगरी को दांव पर लगा दिया था। जब वो अजय सैनिक किन्हीं जेब कतरों की तरह महाराजा और परम गुरु को लेजर फंदे में बांधकर घसीटते हुए समुद्र तल से ऊपर उठ रहा था, तब महाराजा ने परम गुरु से कहा, अब आखिरी उम्मीद ज्योति ही है। काश हमारा न्यूक्लियर हमला सफल हो जाए। परम गुरु ने कुछ भी नहीं कहा। वो उस वक्त को कोस रहा था जब उसने इस मूर्ख महाराजा की मदद करने की सोची। उसको नहीं पता था कि जैसन की अजय सेना को अजय क्यों कहते हैं। उसने अब देख लिया था, ये वो लोग हैं जो कहीं भी युद्ध जीत सकते थे। परम गुरु ने बिना बात के समुद्र तल पर सामान्य चल रहे जीवन को अपने अहंकार में आकर तबाह कर दिया था। परम गुरु अपने आप को कोसे जा रहा था। कुछ घंटों के लिए हेस पर अजय सेना के हमले बंद हो गए थे। ज्योति को महाराजा ने समुद्र तल पर अजय सेना के कहर की खबर दे दी थी। ज्योति को पता था कि समय बहुत ही कम है, परंतु इतने कम समय में भी ज्योति और उसके कुछ चुनिंदा सैनिकों ने न्यूक्लियर वेपन के पुर्जे जोड़ लिए थे। जो काम सामान्यतः ज्योति की टीम 15 से 16 घंटों में करती थी, उसने 2 घंटे में कर दिया था। ये शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड था, या फिर जीवित रहने के लिए परिस्थिति की मांग थी। ज्योति को पता था कि ये उसका आखिरी मौका है। उसने गिरी पर्वत से 1100 किलोमीटर दूर हेयस के एक शहर पर न्यूक्लियर वेपन को इंस्टॉल कर दिया था। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल रेडी थी। इस न्यूक्लियर पेलोड को ले जाने के लिए ज्योति ने फायर का आदेश दिया और मिसाइल फायर हो गई। ये मिसाइल मात्र 3 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी और फैक्ट्री के साथ साथ गिरी पर्वत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर देगी। ज्योति की उम्मीद जल्द ही पूरी होने वाली थी। परम गुरु के बड़बोलेपन ने भले ही लेनोगो को तबाह कर दिया हो, परंतु उसने ज्योति को एक मौका दे दिया था अपने सबसे घातक हथियार का प्रयोग करने के लिए। मिसाइल अपने गंतव्य पर तेजी से बढ़ी चली जा रही थी। ज्योति के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। उसने अपने पंख निकाल लिए और वो हवा में उड़ गई। उसकी उत्तेजना इतनी ज्यादा थी कि वो जमीन पर पांव रख नहीं पा रही थी। वो पंखों को अकारण ही फड़फड़ाते हुए हवा में यहाँ वहां लहरा रही थी। अब केवल कुछ ही सेकंड बचे थे। ज्योति स्क्रीन के पास चिपकी हुई थी। उसे ही नजारा देखना था कि कैसे वो क्रूर एलियन जिसने हेस को तबाह किया था, वो धुएं के गुबार में विलीन हो जाता है। ज्योति को दुख था कि एडमिरल जैसी अच्छी लड़की भी मौत के घाट उतर जाएगी, पर गेहूं के साथ घुन को तो पिसना ही था। 10, 9, 8, 7, 6 काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था और तभी हुआ एक धमाका। ज्योति की आंखें फटी की फटी रह गई। फैक्ट्री के अंदर से पता नहीं कहां से एक लेजर आई और उसने उस मिसाइल को नष्ट कर दिया और जो भी एनर्जी जनरेट हुई
वो भी किसी बहुत ही अजीब सी मशीन ने सक कर ली थी। जैसन की डिफेंस शील्ड को कोई भेद नहीं सकता था और ऑटो सकर ने सारी एनर्जी और सारा रेडिएशन सक कर लिया था। फैक्ट्री को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। ज्योति को समझ ही नहीं आया, उसकी न्यूक्लियर बम से लेस बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे नष्ट होकर सोख ली गई जैसे कोई छिपकली किसी छोटे से कीड़े को मौका पड़ते ही निगल जाती है। एलियन के पास न्यूक्लियर हथियार को भी सहने की और नष्ट करने की ताकत थी, तो वो हेस की सेना पर इतना हमला क्यों कर रहे थे? ज्योति को लगा था कि हेस पर हमले इसीलिए हो रहे थे ताकि उन लोगों को न्यूक्लियर हमले का मौका नहीं मिले। परंतु यदि न्यूक्लियर हमला इतनी आसानी से बेअसर कर देना था, तो उन एलियंस को क्या डर था? ज्योति भौचक्का रह गई और तेजी से जमीन पर आ गिरी। ये जंग वो लोग इतनी बुरी तरह से हार जाएंगे, ज्योति को पता ही नहीं था। ज्योति ने महाराजा को इस विफलता का संदेश दे दिया था। महाराजा का दिल बैठ गया। उसने परम गुरु को भी बता दिया था कि ज्योति का न्यूक्लियर हमला विफल हो गया है। परम गुरु ने महाराजा की बात को अनसुना कर दिया। वो तो उस दिन को कोस रहा था जिस दिन उसने इस मूर्ख जमीनी कीड़े को अपना दोस्त बनाया और इसे बचाने के चक्कर में अपनी समुद्री नगरी को भी दांव पर लगा दिया था। परम गुरु और महाराजा का अंतिम समय आने ही वाला था। वो सैनिक समुद्र की गहराइयों को चीरते हुए उन दोनों को ऊपर की ओर लेकर जा रहा था। परम गुरु और महाराजा को पता था कि वो एलियन उन दोनों को मार डालेगा। परम गुरु और महाराजा ने सोच रखा था कि वो जैसन से माफी मांग लेंगे और ब्लैक स्टोन दे देंगे। वो दोनों भूल गए थे कि जैसन ने उनकी कितनी बेइज्जती की थी। वो अब जैसन के पैर पकड़कर माफी मांगने को भी तैयार थे। वो अपनी भूल का प्रायश्चित करने को तैयार थे। वो ब्लैक स्टोन को पूरी तरह से जैसन को देने के लिए भी तैयार थे। वो दोनों उस सफर के दौरान यही सोच रहे थे कि कैसे वो जैसन से माफी मांगेंगे। दोनों को ही लगा कि एडमिरल ही वो मसीहा है जो उन्हें इस कहर से बचा सकती थी। वो एडमिरल से माफी मांगेंगे और उससे ही विनती करेंगे कि ये भयंकर तबाही रोक दी जाए। वो उस फैक्ट्री को बनाने में मदद भी करेंगे और जो भी जैसन बोलेगा वो ही करेंगे। जैसन की सेना ने कुछ ही दिनों में हेयस के महान योद्धाओं की हवा निकाल दी थी। जैसन जैसा खतरनाक कमांडर रॉल्फ ने ऐसे ही नहीं चुना था। परम गुरु और महाराजा दोनों का ही घमंड चूर चूर हो चुका था। ये थी अजय सेना। ये था जैसन का कहर। ये वो सेना थी जिसने पानी के अंदर 21 लोगों को कुछ मिनटों में ही हरा दिया था। उनका शहर लेनेगो, जो उनका सबसे प्रमुख शहर था, शमशान बन चुका था। अजय सेना के किसी भी सैनिक को खरोच भी नहीं आई थी और इकियान के हजारों सैनिक मौत की नींद सो रहे थे। उधर ज्योति की सेना का भी यही हाल था। उसके ना जाने कितने सैनिक पिछले कुछ ही दिनों में मारे गए थे। अजय सेना वास्तव में अजय थी। उसको हराना तो दूर, उनको कुछ मिनट के लिए रोकना भी हेयस और इकियान सेना के बस की बात नहीं थी। महाराजा और परम गुरु ने जैसन और अजय सेना को बहुत ही कम आंका था। जो सेना 1000 प्रकाश वर्ष दूरी से आई थी, उसको कम आंकने की गलती कोई मूर्ख ही कर सकता था। अब बस महाराजा और परम गुरु की एक ही उम्मीद थी, एडमिरल। वो उससे माफी मांगकर विनती करने वाले थे कि वो उनको जैसन के कहर से बचा ले। वो कुछ भी करने को तैयार थे। रॉल्फ को यदि ये सब लाइव दिख रहा होता तो वो बहुत ज्यादा खुश होता। जैसन ने कुछ ही दिनों में फैक्ट्री भी लगा दी थी। इरिट्रिया के लोगों को बता भी दिया था कि अजय सेना से मुकाबला संभव नहीं है। जैसन आराम से इरिट्रिया पर जीत हासिल करके तेज गति के स्पेसशिप जोर पर रवाना कर ही देता, अ, यदि कोलार्क नहीं होता। धर्मा बीच में अकस्मात बोल उठा। हाँ धर्मा, परंतु इतनी खतरनाक सेना का मुकाबला कोलार्क अपने उन 25 मैकाबरों के दम पर कर पाएगा? मैकाबर तो अजय सेना के पाव की धूल भी नहीं थे धर्मा। तो फिर कैसे कोलार्क जैसन को हरा पाएगा? धर्मा ने विस्मित भाव से पूछा। धर्मा, महाराजा और परम गुरु के पास यदि कुछ कम था
तो वो था विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का हुनर, जो कोलार के पास था। हाँ धर्मा, कोलार ने अपने दम पर जैसन को चुनौती दी थी, इन तुच्छ मैकाबरों के बल पर नहीं। हम्म, फिर तो ये कहानी वास्तव में रोचक होने वाली है। हाँ धर्मा, लेडी तारा ने आगे का विजन दिखाया। परम गुरु और महाराजा को जब अजय सैनिक अपनी लेजर रस्सी से बांधकर समुद्र से ऊपर निकला ही था कि उस पर एक जोरदार हमला हुआ, और पहली बार किसी हमले का किसी अजय सैनिक पर कुछ असर हुआ था। उसकी फोर्स फील्ड ने हमले से तो उस सैनिक को बचा लिया था, परंतु हमले का वेग इतना प्रचंड था कि वो सैनिक कुछ दूर फिसल गया। उसकी लेजर रस्सी और फंदा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो मानसिक तरंगों द्वारा संचालित होता था। इससे पहले कि वो सैनिक कुछ समझता, 10-12 मैकाबर सैनिक उड़ते हुए उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और लेजर के घातक हमले शुरू कर देते हैं। महाराजा और परम गुरु, जो अभी भी इस लेजर रस्सी के फंदे में फंसे थे, कुछ समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा था। ये कौन से सैनिक है जो एलियन सैनिक से लड़ रहे थे? अजय सैनिक उस हमले से कुछ विचलित हुआ और उसकी लेजर रस्सी कमजोर हो गई थी। दो मैकाबरों ने इस त्रुटि का फायदा उठाया और महाराजा और परम गुरु को उस लेजर फंदे से छुड़ा लिया और जितना तेज हो सका वहां से भाग लिए। महाराजा और परम गुरु को वो मैकाबर वहां से भगा कर ले गए। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। ये कौन लोग थे जो उन्हें इस प्रकार इस कैद से छुड़ा कर ले जा रहे थे, और लेकर कहाँ जा रहे थे? इधर वो अजय सैनिक समझ गया कि मैकाबर उन दो तुच्छ जीवों को छुड़ाने के लिए ही आए थे। अजय सैनिक ने मैकाबर के वहां होने की कल्पना नहीं की थी, इसलिए वो इस अचानक हमले से थोड़ा विचलित हो गया था। परंतु वो एक अजय सैनिक था और ऐसी कठिनाइयां उसके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं थी। मैकाबर भी ये जानते थे, और इसलिए जैसे ही महाराजा और परम गुरु उस सैनिक की कैद से छूट गए, वो सारे मैकाबर भी वहां से जितनी जल्दी हो भाग ली। उनको पता था कि भले ही वो 10-12 की संख्या में हो, यदि लड़ाई लंबी चल गई तो एक ही अजय सैनिक उन लोगों पर भारी पड़ेगा। ये थी अजय सेना और अजय सैनिक की प्रतिष्ठा। उनके दुश्मन भी उनसे बहुत ज्यादा घबराते थे, और ऐसी सेना को मूर्ख महाराजा और परम गुरु ने चुनौती दे दी थी। अजय सैनिक ने मैकाबर के हमले और महाराजा और परम गुरु के भाग जाने की खबर तुरंत एडमिरल को दे दी, और एडमिरल ने उसे तुरंत वापस आ जाने को कहा। जैसन गुस्से से लाल पीला हो गया। ये मैकाबर यहाँ कैसे आ गए? इसका मतलब कोई है जो आइविश से आया है। परंतु महान रॉल्फ के होते हुए आइविश के मैकाबर मेरा रास्ता रोकने क्यों आए हैं? जैसन ने एडमिरल को देखते हुए बोला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से ये मैकाबर कहाँ से आ गए? मैं पता लगाती हूँ, एडमिरल बोली। जैसन को खतरे का कुछ आभास हो रहा था। वैसे भी उसे अब इरिट्रिया आए कुछ 20 दिन हो गए थे। उसको किसी भी हाल में जल्द से जल्द स्पेसशिप बनाकर जौर रवाना करना होगा। जैसन ने अपने इंजीनियर इंचार्ज को संदेश भेजा। जैसन के यंत्र इतने ताकतवर थे कि वो मानसिक संदेश दूर कमरे में काम कर रहे इंजीनियर इंचार्ज को मिल गया, और वो तुरंत ही जैसन के बड़े विशाल चैम्बर में आ गया। फैक्ट्री कब तक बनेगी और हम कब पहला अंतिम शिप बनाकर इरिट्रिया से रवाना कर सकते हैं? जैसन ने बहुत ही उग्र स्वर में पूछा। उसको अपने इंजीनियर्स के काम में ढिलाई रास नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि उसके इंजीनियर्स बहुत ही ज्यादा समय ले रहे थे। सर, मुझे कम से कम 60 दिन और लगेंगे, इंजीनियर इंचार्ज थोड़ा डरते हुए बोला। क्या? हमें 20 से 25 दिन हो चुके हैं और तुम्हें अभी 60 दिन और लगेंगे? जल्दी करो, जैसन अत्यधिक गुस्से में बोला। जैसन ने हाथों से इशारा किया और इंजीनियर इंचार्ज को जाने के लिए बोला। वो जा ही रहा था कि जैसन ने अचानक से उसकी गर्दन पकड़ ली और चिल्लाया, यदि तुमने 50 दिन में शिप नहीं बनाया तो समझ लेना तुमको मैं समुद्र के तल में उस परम गुरु के साथ गाड़ दूंगा। जैसन ने झटके से उसकी गर्दन छोड़ दी। इंजीनियर इंचार्ज बहुत ज्यादा घबरा गया था। जैसन जरूरत से ज्यादा ही एग्रेसिव और क्रूर हो रहा था।
उस चक्कर में उसके अपने इंजीनियर्स और टेक्नीशियन घबरा गए थे। वो भी पहली बार ही ऐसा कोई जहाज बना रहे थे। इस अनावश्यक दबाव में गलती की संभावना ज्यादा थी। जैसन को कुछ पूर्वाभास हो रहा था कि प्लान सही तरीके से अमल में नहीं आ रहा। मैकाबर का उन तुच्छ कीड़ों को छुड़ा कर ले जाना, उसके इंजीनियर्स को इतना ज्यादा समय लगना, जबकि उसके पास उन्नत रोबोट्स थे जो बिना थके काम करते रहते थे, और इरिटिया पर जिस स्थान पर वो थे वहां सूर्य का प्रकाश भी था, जिससे उसके रोबोट्स चार्ज भी होते रहते थे। इन सब के बावजूद जैसन को कुछ डर सताने लग गया था। क्यों वो इतना ज्यादा घबरा रहा था, जबकि सब कुछ ठीक ही चल रहा था? परम गुरु, महाराजा दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए थे। उनको बचाने वाला मसीहा कौन था? उनके सामने एक स्वर्णिम त्वचा वाला बहुत ही सुंदर व्यक्ति था। वो किसी देवता से कम नहीं लग रहा था। उसने परम गुरु और महाराजा इरिट्रिया के दो सबसे महत्वपूर्ण लोगों को जैसन के बहुत बुरे टॉर्चर से बचाया था। वो सब लोग योगी बाबा के साथ इस समय ग्रीनलैंड में थे। कोलार्ड ने योगी बाबा की कुटिया को चुना था। कोलार्ड ने पता लगा लिया था कि योगी बाबा की कुटिया ही ऐसी जगह है जहां जैसन हमला नहीं कर रहा था। इरिटिया के लोगों की तरह जैसन ने भी फ्लैशी लोगों को दरकिनार किया हुआ था। परम गुरु एक तालाब में थे। यहाँ पानी के विशाल चैम्बर जैसी व्यवस्था करना संभव नहीं था। परम गुरु और बाकी सभी लोगों से कोलार्ड टेलीपैथी के जरिए बात करता था। ओला भी कोलार्ड के साथ था और 25 मैकाबर सैनिक भी। कोलार्ड और बाकी सभी लोग पानी के तालाब के बाहर ही एक बड़े से बगीचे में बैठे थे। कोलार्ड ने सब लोगों को टेलीपैथी की। पहली गलती तुम लोगों ने ये की कि तुमने जैसन को बहुत कम आंका। उससे युद्ध करना तुम लोगों के बस की बात ही नहीं थी। हम तो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, परंतु जैसन ने जिस तरीके से हमसे बात की, उसके बाद कोई चारा ही नहीं रह गया। महाराजा बोले। वो कोलार के बिल्कुल नजदीक बैठे थे। तुम्हारी और परम गुरु की यही परेशानी है। तुम लोग ईगो से चलते हो। यदि तुम ब्लैकस्टोन जैसन को नहीं देना चाहते थे, तो कोलार्क ने कहा, परंतु इससे पहले वो अपनी बात खत्म कर पाता, परम गुरु तालाब से चिल्लाए। अरे वो प्यार से मांगता तो हम उसे दे देते। तुम झूठ बोल रहे हो। ब्लैकस्टोन के लिए तुमने फ्लैशी का कत्लेआम किया। ब्लैकस्टोन से तुम्हारे भगवान की मूर्तियां बनती है। तुम्हारे लिए ब्लैकस्टोन पूजनीय है। कोलार्क ने प्रति प्रश्न किया। वो जानना चाहता था कि ब्लैकस्टोन की इन लोगों की नजरों में क्या कीमत है। हमारे लिए ब्लैकस्टोन पूजनीय है, परंतु मूर्ति बनने के बाद यदि खदान से जो पत्थर निकलता है उसमें से कुछ हिस्सा हम देना चाहते तो दे देते। महाराजा बोले, ठीक है, यदि मैंने तुम्हें जैसन को हराने में मदद की तो क्या तुम मुझे ब्लैकस्टोन दे दोगे? कोलार्क ने कठोर स्वर में बोला। महाराजा और परम गुरु ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के पास कोई चारा नहीं था। दोनों ने ही जैसन का कहर देख लिया था। पूरा हेज जल रहा था और परम गुरु के बड़बोलेपन के कारण अब लेनेगो और समुद्र तल भी जल रहे थे। बचा था तो सिर्फ ग्रीनलैंड, क्योंकि वहां किसी ने भी जैसन को चुनौती नहीं दी थी, और ग्रीनलैंड के ही गिरी पर्वत पर जैसन ने फैक्ट्री और किला दोनों बना लिया था। मुझे जवाब मिल गया है। मैं जैसन को हराऊंगा और उसके बदले सारा का सारा ब्लैकस्टोन मेरा, कोलार्ड ने निर्णयात्मक स्वर में कहा। कोलार्ड ने अपने आप ही सारा का सारा ब्लैकस्टोन अपने अधिकार में ले लिया था। महाराजा, परम गुरु, ज्योति और सफायर किसी को भी कुछ भी कहने के लिए नहीं था। कोलार्ड ने योगी बाबा को 1-to-1 संदेश भेजा और बोला, हमें तुम्हारे बौफ को बढ़ाना होगा। इन मूर्खों की मूर्ति पूजा पूरी तरह खत्म करनी होगी। योगी बाबा को यकीन ही नहीं हो रहा था। पहली बार किसी ने फ्लैश को इतनी इज्जत दी थी, परंतु योगी बाबा को नहीं पता था कि कोलार्क का प्लान बहुत ही बड़ा है। वो एक बहुत ही कुटिल व्यापारी था। वहां एक लंबी खामोशी छा गई।
महाराजा और परम गुरु को अब लग रहा था कि यदि वो थोड़ा संयम रखते और जैसन को ही ब्लैक स्टोन दे देते तो शायद ब्लैक स्टोन का कुछ हिस्सा जैसन इरिट्रिया वासियों के लिए छोड़ भी देता। परंतु अब इस स्वर्णिम त्वचा वाले एलियन ने तो पूरा ही ब्लैक स्टोन ले लेने की बात की थी। परंतु महाराजा और परम गुरु ने जैसन का कहर देख लिया था। उनके न्यूक्लियर हथियार भी बेअसर थे और परम गुरु को शक था कि क्या एनिलेटर भी जैसन की डिफेंस शील्ड को पार कर पाएगा। वो लोग जैसन से माफी मांग लेना चाहते थे, परंतु उनको नहीं पता था कि जैसन क्या करेगा। वो बहुत ही क्रूर था और अप्रत्याशित। इससे तो ये स्वर्णवर्णी एलियन शायद बेहतर विकल्प था। जैसन ने कुछ ही दिनों में इरिट्रिया को बता दिया था कि वो और उसकी अजय सेना क्या थी और क्या क्या कर सकती थी। दोनों की ही अब हिम्मत नहीं थी जैसन के साथ लड़ने की। परंतु यदि जैसन से युद्ध नहीं किया जाए तो दूसरा कोई विकल्प था ही नहीं। उस दरिंदे से युद्ध करना उन लोगों के बस की बात नहीं थी और उन्हें इस दूसरे एलियन का साथ चाहिए ही था। महाराजा ने खामोशी को चीरते हुए बोला, तो अब क्या प्लान है? सबसे पहले हमें ऑटो सकर और डिफेंस शील्ड खत्म करना होगा। वो क्या है? परम गुरु आश्चर्यचकित होकर बोले, जैसन की फैक्ट्री उसका सब कुछ है, उसको ही खत्म करना होगा, परंतु उसके लिए हमें उसके डिफेंस को खत्म करना होगा। कॉलार्क ने सब लोगों से कहा। उसकी टेलीपैथिक पावर गजब की थी। उसे जिन लोगों को ये संदेश देना होता था वो ही लोग उसकी बात सुन रहे थे, बाकी के लोग नहीं। फिलहाल वो ये सारे संदेश महाराजा, परम गुरु, योगी बाबा, ज्योति और सफायर को ही दे रहा था। बाकी लोगों को कॉलार्क की बातें नहीं सुनाई दे रही थी। वो लोग महाराजा या परम गुरु आदि के जवाब से ही अंदाजा लगा रहे थे कि कॉलार्क उनसे क्या बोल रहा होगा। तुम्हारे में से सबसे अच्छे पायलट कौन है? कॉलार्क ने पूछा। मेरी फाइटर जेट विंग में बहुत से अच्छे पायलट्स हैं, ज्योति कॉलार्क को देखते हुए बोली। महाराजा को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि ज्योति की फाइटर जेट विंग के सभी पायलट्स फ्लैशी थे। महाराजा को उनसे सख्त नफरत थी, परंतु वो चुप रहा। उनके लीडर से मैं मिलना चाहता हूं, कॉलार्क ज्योति की तरफ देखकर बोला। उसने पहली बार ज्योति और सफायर को ढंग से देखा था। वो यही है, ज्योति बोली। ज्योति ने जोश को बुलाया। जोश फ्लैशी प्रजाति का लंबा सुडोल व्यक्ति था। वो वहां आ गया और उसने कॉलार्क को सैल्यूट किया। कॉलार्क ने जोश को देखा और मन ही मन कुछ प्लानिंग की। इधर महाराजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि जोश ने कॉलार्क को सैल्यूट किया और उसे नहीं। साथ ही महाराजा को एक फ्लैशी के वहां होने से ही आपत्ति थी। माना कि वो लोग योगी बाबा की कुटिया में बैठे हैं जो फ्लैशी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु फिर भी ये बेपंखी कमजोर लोग वहां महाराजा के साथ बैठे हों, ये बहुत आपत्तिजनक था। परंतु महाराजा को अभी अभी कॉलार्क के मैकाब्रो ने क्रूर अजय सैनिक से छुड़ाया था। उसके पास कोई भी विकल्प नहीं था। वो चुप ही रहा। रह रहकर महाराजा के सामने वो भयावह दृश्य आ रहे थे जब वो अजय सैनिक महाराजा और परम गुरु को अपनी लेजर रस्सी से बांधकर समुद्र तल से पानी को चीरता हुआ उन्हें घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। जोश हमारा सबसे होशियार पायलट है। ये हर प्रकार के कृत्रिम विमान उड़ा सकता है, ज्योति ने जोश की ओर देखते हुए बोला। उसकी आवाज में जोश के लिए एक अलग सा गर्व महसूस किया जा सकता था। परंतु कृत्रिम विमान को अजय सेना के सैनिक देखते ही आसानी से लेजर से उड़ा देते हैं। हम इंजन लोग प्राकृतिक रूप से उड़ सकते हैं और अजय सेना को पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई सैनिक है या साधारण नागरिक, सफायर बोली। उसे भी फ्लैशी लोगों से उतनी ही नफरत थी जितनी महाराजा को। कॉलार्क को समझ आ गया था कि सफायर नहीं चाहती कि जोश को कॉलार्क के द्वारा इतना महत्व दिया जाए। सुंदरी, तुम पहले मेरा प्लान तो सुन लो, और हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत मदद लगेगी उस जैसन को हराने में। कॉलार्क ने सफायर को 1-to-1 मानसिक संदेश भेजा। कॉलार्क जैसे शक्तिशाली एलियन का उस फ्लर्टिंग अंदाज में उसे संदेश भेजना सफायर को काफी पसंद आया।
सफायर को पता था कि किस प्रकार महाराजा, जो समुद्र तल में छिप कर बैठे थे, उनको इस स्वर्णिम त्वचा वाले सुंदर व्यक्ति ने ही बचाया था। सफायर को कोलार पहली नजर में ही बहुत पसंद आ गया था। मुझे पता है अजय सेना क्या करेगी, परंतु मुझे वो लोग ही चाहिए जो बहुत तेजी से फाइटर जेट उड़ा सकें। कोलार ने इस बार सब लोगों को संदेश भेजा। कोलार ने चुपचाप केवल सफायर को ही मानसिक संदेश भेजा था। ये वहां उपस्थित किसी को भी मालूम नहीं पड़ा था। सर, मैं किसी भी प्रकार का जेट या विमान उड़ा सकता हूँ। हमारे पास बहुत तेज फाइटर जेट्स हैं और मैं उन्हें उड़ा सकता हूँ, जोश ने गर्व भरे स्वर में बोला। सफायर और महाराज दोनों को ही जोश की बातें कांटों जैसी चुभ रही थी। महाराजा ने सफायर को देखा, जो कोलार को ही घूरे जा रही थी। कोलार ने अब उन सब लोगों को इग्नोर करते हुए जोश की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें एक फाइटर जेट तेजी से फैक्ट्री के अंदर ले जाना है। साथ ही तुम्हारी तरह के बाकी बहुत से फाइटर जेट भी वहां हमला करेंगे। परंतु अजय सेना तो आसानी से हमारे फाइटर जेट को मार गिराएगी। वो लोग हमारे विमानों की गति से बहुत तेज उड़ते हैं, ज्योति ने कहा। हाँ ज्योति, मुझे पता है, परंतु जिस समय ये फाइटर जेट हमला करेंगे, उसी समय पूरी हेस की सेना के साथ फैक्ट्री पर अपनी पूरी शक्ति से जमीनी हमला करेंगे। तुम्हारे सारे टैंक्स, सारी बख्तरबंद गाड़ियां, सारे सेंटोरस सैनिक अपने शरीर पर बम बांधे हुए तेजी से भागते हुए जाएंगे और सारे एंजेलन सैनिक, जो भी अपने शरीर पर बम बांधे हुए होंगे, तेजी से हवाई हमला करेंगे। ज्योति, महाराजा और अन्य किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, परंतु वो सब लोग चुप ही रहे। उन्हें नहीं पता था कि कोलार्ड इस प्रकार के हमले से क्या हासिल करना चाहता था। कोलार्ड ने आगे बोला, जोश, तुमको तुम्हारा सबसे तेज फाइटर जेट तेजी से उड़ाना है और फैक्ट्री में ले जाना है। अजय सेना के सैनिक तुम्हें ट्रेस कर लेंगे और फायर करेंगे। मेरे मैकाबर कोशिश करेंगे कि वो उन अजय सैनिकों का ध्यान भटका सके। तुम्हें फैक्ट्री में जितना अंदर हो उतना अंदर जाना है। जैसन का ऑटोमेटिक सिस्टम तुम्हें डिटेक्ट कर लेगा और तुम पर बहुत से फायर करेगा। तुम्हें अपना फाइटर जेट छोड़कर कूद जाना है और पैराशूट की मदद से फैक्ट्री में उतर जाना है। इससे क्या फायदा हुआ? ज्योति ने पूछा। जोश नीचे उतरेगा और उसने भी एक बम बांध रखा होगा। वो उस बम को ब्लास्ट कर देगा। वो फैक्ट्री के अंदर होगा और ऑटो सकर उस बम की एनर्जी को सक कर लेगा। बस मुझे सकर के सिक्योर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और मैं एक बग छोड़ दूंगा। वो वायरस ऑटो सकर और डिफेंस शील्ड दोनों को ही हैक करके बेकार कर देगा। कोलार्ड ने निर्णयात्मक स्वर में बोला। परंतु जोश को यदि उस दरिंदे ने जिंदा पकड़ लिया तो वो इसे बहुत ही भयानक मौत दे देगा, ज्योति ने अकस्मात बोला। वो जोश को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित थी। ज्योति, सैनिक तो युद्ध में मरते ही हैं। मुझे नहीं लगता जोश को कोई आपत्ति होगी, महाराजा बोले। उसके स्वर में बनावटी दिखावा था। जोश को पता था कि महाराजा उसे पसंद नहीं करते थे, परंतु वो ये खतरा अपने ग्रह रश्मिधरा के लिए ले रहा था और साथ ही वो ज्योति के लिए भी कुछ भी कर सकता था। इतने वर्षों में हालांकि उसने कभी भी ज्योति को बोला नहीं था, परंतु वो उसे बहुत पसंद करता था। ज्योति भी जोश को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और यदि वो एक फ्लैशी ना होता तो दोनों शायद शादी भी कर लेते। परंतु ज्योति और जोश की रिलेशनशिप का आगे कुछ नहीं हो सकता था और दोनों ने इस बात को अब स्वीकार कर लिया था। बिल्कुल नहीं सर, अपने प्लेनेट को एक क्रूर एलियन से बचाने के लिए ये फ्लैशी कुछ भी कर जाएगा, जोश बोला। ज्योति का सीना चौड़ा हो गया। उसे जोश पर अत्यधिक गर्व हुआ। एक बार वो डिफेंस सिस्टम हैक हो गया, फिर तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, कोलार्ड ज्योति की ओर देखते हुए बोला। किसी को समझ नहीं आया था,
परंतु किसी के पास कुछ भी पूछने या समझने का कोई मौका नहीं था। कोलार्क उस एलियन की टेक्नोलॉजी को समझता था, पर ये लोग नहीं समझते थे। इसलिए कोलार्क जैसा कह रहा था वैसा ही इन लोगों को करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे ऑफिस ले चलो सफायर। तुम्हारे पास वो उपकरण होंगे जो मुझे चाहिए। कोलार्क ने सफायर को देखते हुए बोला, हालांकि इस बार उसकी आवाज सभी को सुनाई दे रही थी। कोलार्क के मन में कुछ बहुत भयंकर प्लान बन रहा था। वो अकेला ही जैसन और उसकी अजय सेना को चुनौती देने 1000 प्रकाश वर्ष दूर आया था। उसके पास अब असफल होने का विकल्प नहीं था। उसे यहाँ पर जैसन को हराकर अपना ही शासन संभालना था। सभा भंग हो गई थी और सभी लोगों को अपनी अपनी जगह जाने की स्वतंत्रता थी। ज्योति और महाराजा एक गुप्त स्थान में, जहां ज्योति छुपी थी, चले गए और परम गुरु भी वापस लेनोगो शहर जाने की तैयारी करने लगा। उसी समय परम गुरु को कोलार्क का 1-to-1 संदेश प्राप्त हुआ। तुम्हारे साथ मेरा ये साथी ओला भी जाएगा। परम गुरु ने पहली बार ओला को ढंग से देखा। मेंढाकार चेहरा, पतली टांगे, पतले हाथ, तकरीबन 4 फुट की ऊंचाई लिए हुए ये बोना, जिसके 2 टेंटिकल्स हवा में लटके हुए हैं और आंखों की जगह नेत्र व्रण थे। ये इतना बेहुदा दिखने वाला प्राणी कौन था और परम गुरु उसे अपने साथ क्यों ले जाएं? पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। कोलार्क ने गुस्से में मानसिक संदेश भेजा। परंतु ये हमारे साथ समुद्री नगरी में क्या करेगा? परम गुरु ने आश्चर्य से पूछा। मैं आपके एनिहिलेटर के बारे में सीखूंगा, ओला ने बोलकर परम गुरु को बताया। परम गुरु के पांवों तले जमीन निकल गई। उनको समझ नहीं आया कि कोलार्क और इस मेंढक को उनके एनिहिलेटर के बारे में कैसे पता चल गया और ये मेंढक बोल कैसे रहा था। इधर महाराजा, ज्योति, सफायर सबको भी आश्चर्य हुआ कि ओला उनकी भाषा बोल पा रहा था। ये ओला है, हुन प्रजाति का एक ऐसा जीव जो बहुत सी भाषाएं बोल सकता है। जॉन प्लेनेट पर भी लोग बोलकर ही संवाद करते हैं। ओला ने तुम्हारे प्लेनेट की कॉमन भाषा सीख ली है। वो तुमसे बोलकर बात कर सकता है और एनिहिलेटर का पता मुझे तुमसे ही चला। तुम सोच रहे थे ना कि एनिहिलेटर कब तक प्रज्वलित होगा? कोलार्क ने मानसिक संदेश देकर परम गुरु से बोला। ये संदेश बाकी सबको भी प्राप्त हो रहा था। परम गुरु सख्ते में आ गए। ये एलियन तो वो जो भी सोचते थे पढ़ लेता था। उन्होंने फिर भी विरोध करने की सोची, परंतु इससे पहले परम गुरु कुछ बोलते। तुमसे जितना बोला गया है उतना करो मछली, वरना जैसन अभी भी तुम्हें फ्राई करके खाना चाहता है। क्या बोलते हो? तुमको वहां ट्रांसफर कर दूं? कोलार्क ने अत्यधिक क्रोध में बोला। उसने जानबूझकर ये संदेश वहां उपस्थित सभी लोगों को, चाहे एक छोटे से छोटा फ्लैशी सैनिक भी हो, सबको दिया था, क्योंकि कोलार्क चाहता था कि सबको पता चले कि परम गुरु, जिसको वो इतना महान मानते थे और जिससे इतना डरते थे, उसकी कोलार्क के सामने क्या हैसियत थी। परम गुरु को पहली बार किसी ने इतनी बड़ी धमकी दी थी। मैं एनिहिलेटर की जानकारी ओला को देता हूं, परम गुरु ने शांत और आज्ञाकारी स्वर में बोला। परम गुरु को समझ आ गया था कि कोलार्क उसे जानबूझकर बेइज्जत कर रहा था। वहां उपस्थित जमीनी लोग उस पर हंस रहे थे। महाराजा को भी मौका मिल गया था इस घमंडी मछली से अपना हिसाब पूरा करने का। परम गुरु, आप जल्द ही अपने एनिहिलेटर को प्रज्वलित कर लो। आपने देखा ना, हमारे पास समय नहीं है और महान कोलार्क को कोताही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। महाराजा ने कुटिलतापूर्ण मुस्कुराते हुए कहा। परम गुरु ने सर हिलाया, हालांकि उसके मन में कुछ और चल रहा था। कोलार्क को सब समझ आ रहा था। जैसन एडमिरल के साथ बैठा हुआ था। फैक्ट्री पूरी तरह से बन चुकी थी और स्पेसशिप के निर्माण का कार्य चल रहा था। जैसन के गुस्से के कारण इंजीनियर्स बहुत तेजी से दिन रात कार्य कर रहे थे।
जैसन अपने कमरे में बैठकर सबको मॉनिटर करता रहता था। एडमिरल भी अनेकों जटिल समीकरणों को सुलझाकर इंजीनियर्स की मदद कर रही थी। अजय सैनिक बारी बारी अपनी शिफ्ट के हिसाब से फैक्ट्री के चारों ओर मंडराते रहते थे। हेल्स के सैनिकों के हल्के फुल्के हमले कभी कभार होते रहते थे, परंतु उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। कुछ पता चला वो मैकाबर लोग कहाँ से आए? जैसन ने एडमिरल को बोला। वो फैक्ट्री का निरीक्षण अपनी आर्टिफिशियल स्क्रीन लेस डिस्प्ले पर कर रहा था। हाँ, हमारी स्टारगेट शिप जो इरिट्रिया की कक्षा में स्थापित है, उन्होंने नोट किया कि एक फटल शिप इरिट्रिया की ग्रीनलैंड पर लैंड हुआ है। क्या? फटल शिप ग्रीनलैंड पर है? क्या वो हमारी फैक्ट्री के आसपास है? जैसन ने उत्सुकता से पूछा। उसे वैसे भी कुछ गलत होने का पूर्वाभास हो रहा था, हालांकि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। आसपास नहीं, काफी दूर है, तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर। परंतु इसका मतलब कोई ना कोई मिलांच या मरकल आया है। हाँ, क्योंकि फैलानी की फटलशिप लेकर इरिट्रिया कोई जौर प्रशासन से नहीं आ सकता, क्योंकि महान रॉल्फ की इजाजत के बिना जौर में कोई भी फटलशिप को किराए पर नहीं ले सकता। जैसन बोला। हाँ जैसन, परंतु मरकर और मिलाज को कैसे पता चला इरिट्रिया के बारे में? वो सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्हें इस प्लेनेट का पता चल गया। और दूसरी बात, ये आइविश के मैकाबर क्यों उसका साथ दे रहे हैं? जैसन बोला। मैकाबर केवल पैसों के लिए काम करते हैं। मिलांज और मर्कल दोनों के पास ही पैसे की कोई कमी नहीं है। एडमिरल बोली। हो सकता है, और अब वैसे भी मेरे पास कोई चारा नहीं है। यदि मैकाबर हमारा विरोध करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। जैसन ने गुस्से से बोला। जैसन, जितना मुझे पता है, इन लोगों के पास न्यूक्लियर हथियार है। एडमिरल ने शंकित होते हुए बोला। पर तो हमारी डिफेंस शील्ड और ऑटो सकर के होते हुए वो बेकार है। हाँ जैसन, यदि किसी ने हमारी डिफेंस शील्ड को बेकार कर दिया तो? एडमिरल, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें लगता है कि ये लोग इतने विकसित हैं कि हमारी डिफेंस शील्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं? जैसन चिल्लाया। ये लोग नहीं, परंतु जो मैकाबर को लाया है, वो पता नहीं कौन है। जैसन को पहली बार एडमिरल की बात सही लग रही थी। उसने कहा, तुम इनके सारे न्यूक्लियर ठिकाने खत्म कर दो। मैं अपने सैनिकों को बोलती हूँ, जिन्हें मैंने समुद्र तल पर आतंक मचाने के लिए भेजा है, कि वो न्यूक्लियर ठिकाने ढूंढकर उन्हें समाप्त कर दे। इससे फैक्ट्री की सुरक्षा में लगे सैनिकों की संख्या भी कम नहीं होगी। जैसन को हालांकि परम गुरु को सबक सिखाना था, परंतु उसने एडमिरल की बात मान ली। जैसन चाहे कितना भी अशांत और व्याकुल क्यों ना हो, उसे पता था कि एडमिरल एक बहुत ही शानदार रोबोट है और उसके सुझाव कभी गलत नहीं होते। परम गुरु और ओला लिनोगो पहुंच गए थे। महाराजा ने ओला को वो सूट दे दिया था जिससे वो आसानी से पानी के अंदर रह सकता था। ओला ने एक वाटर डीप डाइवर व्हीकल भी ले लिया था। परम गुरु तो तैर कर ही समुद्र तल पहुंच गए थे। उनकी बेल्ट में एक ऐसा पावर बूस्टर था जो उनको बहुत तेज गति प्रदान करता था, और उन्होंने समुद्र तल की 15 किलोमीटर गहरी यात्रा कुछ मिनटों में ही कर ली थी। ओला के पास भी अत्याधुनिक डीप डाइवर व्हीकल था, और वो भी आसानी से पानी को चीरता हुआ परम गुरु के पीछे पीछे चल रहा था। ओला के पास इतना विकसित वाहन होने के बावजूद भी उसे परम गुरु की स्पीड को मैच करने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। परम गुरु और ओला जल्द ही परम गुरु के दफ्तर में थे, जहां परम गुरु के अनेकों शिष्य भी आ गए थे। उन सब ने जैसन का कहर झेला था और बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। एक शिष्य ने परम गुरु से पूछा, ये कौन है? उसने ओला की तरफ इशारा किया। ये हमारा मेहमान है और इससे इनहेलेटर की जानकारी हमें देनी है। परम गुरु के शिष्य भौचक्के रह गए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस अजीब से दिखने वाले बोने को देनी है? परम गुरु ने अपने सबसे विश्वसनीय साथी को बुलाया।
वो बहुत ही बड़ा इंजीनियर भी था और उसे एनिलेटर के बारे में पूरी जानकारी थी। वो ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे एनिलेटर के बारे में सब कुछ पता था। तुम सबको पता है कि जैसन, वो क्रूर एलियन, पूरे ग्रह पर तबाही मचा रहा है। उसने समुद्र तल को भी नहीं छोड़ा और उसके सैनिक हमारे अंत्यम के भंडार पर कब्जा किए हुए हैं। सब लोग बहुत ही गंभीरता से परम गुरु की बातें सुन रहे थे। उन सबको पता था कि परम गुरु ने जैसन को चुनौती दी थी और उनकी इकियान सेना कुछ मिनट भी अजय सैनिकों का सामना नहीं कर पाई थी। हाँ, और उसने आपको भी पकड़ लिया था। हम सब चिंतित थे, एक शिष्य ने बोला। हाँ, और मुझे एक और एलियन ने बचाया। उन सब लोगों को बहुत ही बड़ा सदमा लगा। ये क्या हो रहा था? एक के बाद एक एलियन आ रहे थे। महाराजा फ्लैशी के बारे में सही बोलते थे कि वो बेपंखी मूर्ख लोग किसी दिन क्रूर और घातक एलियंस को इस धरती पर बुलाकर रहेंगे। उस एलियन का साथी है ओला, जो हमारी भाषा बोल सकता है। परम गुरु ने ओला की ओर इशारा करते हुए सब लोगों को बोला। अब यदि हम लोगों को उस क्रूर एलियन जैसन से अपने आप को बचाना है, तो हमें इस दूसरे एलियन की मदद लेनी पड़ेगी। परम गुरु शांत स्वर में बोले। परंतु हम उस एलियन को अपने एनिलेटर से खत्म कर सकते हैं। कुछ दिनों में एनिलेटर प्रज्वलित हो जाएगा। एक शिष्य परम गुरु से बोला। उसने इकियान भाषा का प्रयोग किया। उसे लगा ओला को केवल इरिट्रिया की कॉमन भाषा ही बोलनी आती होगी, समुद्र तल पर बोली जाने वाली इकियान भाषा नहीं। हमने उस एलियन कोलाक से जो वादा किया है, उस वादे को हम निभाएंगे। परम गुरु कॉमन भाषा में बोले ताकि ओला भी समझ सके। परम गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को देखते हुए आगे बोले। ओला को एनिएटर के पास ले जाओ और उसे उसकी जानकारी दे दो। वो शिष्य परम गुरु की बात समझ गया था। उसने जोर जोर से अपनी पूंछ हिलाई और हामी में सर भी हिलाया, जहां एक और सभी लोगों को लग रहा था कि परम गुरु वास्तव में ओला को एनिलेटर की जानकारी देना चाहते हैं। वहीं उस विश्वसनीय शिष्य को समझ आ गया था कि परम गुरु की इच्छा इस मेंढक को कुछ भी बताने की नहीं थी। वो सिर्फ उस मेंढक को मूर्ख बनाना चाहते थे। परंतु जो परम गुरु को नहीं पता था, वो ये कि ओला को भी मन की बातें पढ़नी अच्छे से आती थी और वो चुपचाप सब लोगों के मन की बात पढ़ रहा था। ओला दिखने में किसी फालतू मेंढक रूपी बौना, जो कम अकल और दिमाग वाला लगता था, परंतु वो इसके विपरीत सबसे होशियार और स्मार्ट था। इसीलिए वो फटलशिप का लेफ्टिनेंट था और अब कोलार्क के लिए काम कर रहा था। कोलार्क ने जानबूझकर ओला को परम गुरु के साथ भेजा था, क्योंकि वो जानता था कि ओला को देखकर इकियान लोग उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे और कोलार्क को इकियान के राज जानने का मौका मिल जाएगा। परम गुरु का शिष्य ओला को लेकर एनिलेटर के पास चला गया। उसको लगा ओला कोई जानवर है जो बोल सकता है। उन लोगों ने जैसन की क्रूरता तो देखी थी, परंतु कोलार्क की शातिरता से वो लोग अभी अनजान थे। ओला को उसने एनिलेटर के इंचार्ज से मिलवा दिया। एनिलेटर लेनोगो शहर से कुछ 50 किलोमीटर दूर एक वीरान स्थान पर एक बड़ी भूमि पर बने बड़े से डोम रूपी भवन में था। उसके चारों तरफ बहुत सुरक्षा थी। उस भवन में केवल परम गुरु, उनके कुछ विश्वसनीय शिष्य और एनिलेटर का इंचार्ज और उसकी टीम ही जा सकते थे। वो सब लोग अंदर पहुंच गए। एनिलेटर एक बहुत ही बड़े शिवलिंग रूपी आकार लिए हुए अनेकों अकल्पनीय यंत्रों से सजा हुआ एक उपकरण था। इंचार्ज ने ओला को देखा और बोला, ये उपकरण बहुत ही रेयर मटेरियल से बना हुआ है, जो समुद्र तल पर खुदाई करके निकाला गया है। ये मटेरियल लाखों वर्षों से समुद्र में दबे होने के कारण बनता है और कोई चेन रिएक्शन किया जाए तो ये उपकरण ऐसी तरंग निकाल सकता है जो जमीन के किसी भी हिस्से पर भूकंप ला सकता है। इंचार्ज ने धीरे धीरे कुछ सच कुछ झूठ ओला को बताना प्रारंभ कर दिया। ओला को भी मन की बातें पढ़नी आती थी।
ये उस इंचार्ज को भी नहीं पता था। उसने इंचार्ज के मन की बात पढ़ ली थी। इंचार्ज जो भी ओला को बता रहा था वो गलत था, परंतु इंचार्ज जो भी सोच रहा था ओला को समझ आ रहा था। यदि एनिलेटर का सही इस्तेमाल किया जाए तो जैसन की फैक्ट्री समुद्र तल पर बैठे बैठे ही समाप्त की जा सकती थी। इंचार्ज को मानसिक तरंगों से बातें करनी नहीं आती थी। किसी भी इरिट्रिया वासी को ऐसे बात करना नहीं आता था, इसलिए वो झूठ बोलने के लिए भी पहले सच को सोचते थे और फिर कुछ झूठ बोलते थे। ओला की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो उस मानसिक संदेश को, जो कोई व्यक्ति झूठ बोलने के लिए भी बहुत अल्प समय के लिए सोचता था, पढ़ लेता था। उसने जल्द ही एनिलेटर के बारे में पूरी जानकारी जल्द ही हासिल कर ली थी। तुम इसमें कोऑर्डिनेट कैसे डालते हो? ओला ने पूछा। इंचार्ज को सदमा लग गया। ओला को कैसे पता चला कि कोऑर्डिनेट डालने होंगे? उसने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। कैसे ओला को पता चल गया कि कोऑर्डिनेट डालकर भूमि के किसी विशेष हिस्से को भी भूकंप से प्रभावित किया जा सकता था? इंचार्ज ने तुरंत ही परम गुरु को अपने एक यंत्र से फोन लगाया और तुरंत बता दिया कि ओला को सब समझ आ रहा है। परम गुरु को काफी आश्चर्य हुआ। परम गुरु को जल्द ही समझ आ गया कि ओला को एनिलेटर की गोपनीय बातें मालूम पड़ रही है। परम गुरु ने तुरंत ही अपने सैनिकों को बुलाकर ओला को गिरफ्तार कर लिया। परम गुरु को समझ आ गया था कि दोनों ही एलियन, चाहे जैसन या कोलार्क हो, दोनों ही बुरे थे। परम गुरु किसी का भी साथ देने के पक्ष में नहीं था। परम गुरु को शांति से समुद्र में अपना और अपने लोगों का जीवन चाहिए था।